अस्सलाम वालेकुम जनाब। रात गई अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया मुख्तलिफ मकामात पर, तो उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जवाब दिया, उसकी इंतहाई अहम डिटेल्स लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुए। इत्तला है कि हैबतुल्लाह खूनज़ादा के इंतहाई करीबी मोतमद कुछ वज़रा इस अफ़गान रजीम के, वो भी एलिमिनेट हुए हैं। काबुल से लेके कंधार तक और पक्तिया से लेके नंगरहार तक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं। मैं जब जाग रहा था तो 4:30 बजे से 5 बजे तक सुबह एयरफोर्स के जहाज़ों की जो घन गरज थी वो मुझे लाहौर तक महसूस होती, लाहौर के शहरों ने भी महसूस किया होगा। यही नहीं बल्कि ये काफ़ी अरसा पेट्रोलिंग अंदर करते रहे। इस बीच में अल जज़ीरा का और स्काई न्यूज़ की यल्दा हकीम का जो घिनौना किरदार था, जो झूठी खबरें इन्होंने दी, वो कैसे एक्सपोज़ हुईं, इंडियन मीडिया कैसे खुल के सामने आया और ये जो अफ़गानिस्तान ने हमला किया, ये उस वक़्त क्यों किया गया, जब नरेंद्र मोदी बुध और जुमेरात के 2 रोज़ा दौरे के बाद जुमेरात की शाम वापस इसराइल से भारत आ रहा था। ये गठजोड़ है क्या? रूसी वज़ारत ख़ारजा ने क्या ऐलान किया इस सिलसिले में? क्या वजह है कि कतर, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच जब पाकिस्तान ठुकाई कर रहा था, भरपूर ठुकाई कर रहा था अफ़गानिस्तान की, तो इस दफ़ा सीज़ फायर नहीं हुई? क्या वजह है कि अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान, जिसका मैं नाम और ट्वीट भी पढ़ के सुनाऊँगा, उसने रात 12 बजे का ऐलान किया कि हमने 8 से 12 तक हमला किया, उसके बाद हमने कार्रवाई नहीं की। क्या वजह है कि वो खामोश हैं और 12 से लेके आज सुबह तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुसलसल इनको जवाब दिया जा रहा है। देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ अबाउट टू बी अनफोल्डेड इन द कमिंग 24 टू 48 आवर्स। स्टे ट्यून्ड। मैं मालूमात ज़रा आपकी खिदमत पेश करूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ, हमारी माज़ी की गलतियाँ जो भी थीं, जहाँ भी थीं, अपनी जगह। मुझे बहुत खुशी हुई कि रात जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, तो तमाम सियासी और मज़हबी जमातें खुलकर पाकिस्तान के हक़ में थीं। मैंने बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में देखा कि बैरिस्टर गौहर से लेके अली मोहम्मद ख़ान, शेख वक़ास अकरम, मियाँ अली इशफ़ाक़ जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के वकील रहे, इनसे लेके बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, सब ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तानी अफ़वाज का साथ दिया। जब पाकिस्तान पर हमला हो, तो फिर हमें सियासी इख्तिलाफ़ात भूलकर पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए। किसी ने कहा था कि सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। आइए कुछ होशरुबा डिटेल्स आपको देते हैं। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो आपने मेरा नहीं ख्याल अभी कहीं देखी होगी। 4:20 पर सुबह पाकिस्तानी जेट्स ने जब कंधार, काबुल और पक्तिया पे हमले किए, कहाँ-कहाँ किए वो डिटेल्स बताने लगा हूँ। लेकिन 4:20 वाली खबर सबसे अहम है। क्यों? गुलबहार टावर, बीबी हाजी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट 16 काबुल, यहाँ पे एक व्हीकल को निशाना बनाया गया। इत्तला है कि इसमें इंतहाई अहम तालिबान शख्सियात मौजूद थीं। इत्तला ये भी है कि जो वज़ीर तालीम इनके हैं, निदा मोहम्मद नदीम, ये मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा के दामाद भी लगते हैं और हमेशा उनके आस-पास पाए जाते हैं। इत्तला है कि ये भी फ़ारिग हो चुके हैं। अगर ये फ़ारिग हुए हैं, तो ये बहुत मानी ख़ेज़ खबर है क्योंकि ये मुल्ला हैबत के साथ पाए जाते हैं। जो खबर मैंने आपको दी उसके अलावा आगे मैं डिटेल्स देने लगा हूँ आपको कि हुआ क्या। फिर यल्दा हकीम की कहानी भी बयान करते हैं, बल्कि पहले यल्दा हकीम की कहानी मुझसे सुन लें। स्काई न्यूज़ की ये सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। इन्होंने जब अफ़गानिस्तान ने हमले शुरू किए तो रिपोर्ट किया कि अफ़गानिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के ऊपर। स्काई न्यूज़ ने भी उसे नशर कर दिया एज़ इट इज़। लोग पढ़ गए। ये वाहिद दुनिया की सहाफ़ी हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की एयर फ़ोर्स को देख रखा है। अफ़गानिस्तान के पास कोई ऑपरेशनल एयर फ़ोर्स नहीं है। नौबत ये आई कि बिलाखिर इन मोहतरमा ने अपना ट्वीट डिलीट किया, बिलाखिर स्काई न्यूज़ ने भी वो ट्वीट डिलीट किया और फिर यही वो मोहतरमा हैं जिन्होंने तस्दीक की कि काबुल में एयर फ़ोर्स ने ठुकाई की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की कि काबुल में पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने ठुकाई की है। तो प्रोपेगेंडे का ये आलम था। पाकिस्तान को इस वक़्त कई एक मुहाज़ों का सामना है। दाखिली सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है, लेकिन इस जंग का, इस दहशतगर्दी का, भारत का और साथ ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का, कतर का टीवी अल जज़ीरा बाकायदा माउथ पीस है तालिबान का। अगर उनकी टाइमलाइन पे आप जाएँ तो मुसलसल सिर्फ तालिबान की स्टेटमेंट्स नशर वो कर रहा है। यही सूरत हाल यल्दा हकीम की जानिब थी जिसका प्रोपेगेंडा चंद घंटों के अंदर एक्सपोज हो गया, नेचुरली एक्सपोज हो गया। अब मैं आपको इत्तला देने लगा हूं हुआ क्या है। 133 तालिबान जो हैं ये मारे गए हैं अब तक की कार्रवाइयों में। ये तादाद 200 तक जा सकती है और कुछ 250 के करीब जख्मी हुए हैं। 27 पोस्टें ऐसी हैं जो ऊपर चित्राल से लेकर नीचे तक, खैबर तक, वो तबाह की हैं पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर। 9 पर कब्जा किया है। 80 टैंक्स इनके कब्जे तबाह किए गए हैं। 2 कोर हेडक्वार्टर्स हैं इनके, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं और 2 डिपो हैं जो तबाह किए गए हैं मसलन। और डिटेल जो है पोस्टों की, उसमें एक बाजोड़ और कुन्नड़ का जो इलाका है वहां एक चेक पोस्ट, 2 पोस्टें वहां तबाह की गई। कुरम और खोस में जो आपका लगता है इलाका, वहां एक, चित्राल और नूरस्तान में
3, मोहम्मद नंगरहार में 1, खैबर और नंगरहार में 2। ये जो कार्रवाई हुई, इसमें जो अहम नौइयत की दिफाई तनसीबात थी, क्योंकि ये इत्तला थी और ये सोच पाई जाती है और ये खबर भी है कि पाकिस्तान इनकी जो एमुनिशन डिपो हैं, इनकी जो फ़ौजी इस्तादात के हामिल अड्डे हैं, उनको ज़रूर डैमेज करेगा। क्योंकि पिछली बार तो सीज़ फायर हो गया, बार-बार ये नहीं हो सकता। वी हैव टू ब्रिंग देम ऑन नीज़, इससे पहले कि मुज़ाकरात हों और सीज़ फायर हो। तो काबुल, कंधार और पख्तिया में जो एयरफोर्स ने ठुकाई की, जो भरपूर की, उसमें एक कोर हेडक्वार्टर पख्तिया का, कोर हेडक्वार्टर वो मुकम्मल तबाह किया गया है। उसके विजुअल्स अब पब्लिकली अवेलेबल हैं, मैंने टाइमलाइन पे वो पोस्ट कर रखे हैं। अफगान मीडिया उसकी तस्दीक कर रहा है, गो कि ये कहते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने खुले मैदान में मारा है। ऐसा नहीं है, आपके पास एयरफोर्स है नहीं, एयरफोर्स को रोकने का तरीका नहीं, सो पाकिस्तान ने मर्जी से चुन के उन इलाकों को निशाना बनाया है। और कंधार में एक कोर हेडक्वार्टर है, उसको तबाह किया गया है, और एक बटालियन हेडक्वार्टर जिसको तबाह किया गया है। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ये दारुल अमान का इलाका है, 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहाँ पे, उनको तबाह किया गया। और काबुल की वज़ारत दिफा के अंदर, दिफाई मामलात के अंदर कोई इंटरनली भी फड्डा शुरू हुआ पड़ा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्विटर हैंडल जो शाम 8 बजे से 12 बजे तक मुसलसल कमेंट्री कर रहा था, उसमें भी खामोशी आ गई है। ज़ल्म खलीलदाद, जो कि हमेशा पाकिस्तान के बारे में ज़हर घुलते हैं, वो भी कह रहे थे मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? और क्या वजह है कि अब वो अफ़गान मीडिया जो पहले कह रहा था कि फलां तबाह कर दिया, इतनी पोस्ट, अच्छा इन्होंने दावे भी किए हैं। मिसाल के तौर पर जो इनकी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान हैं, जिनका मैंने आपकी खिदमत में नाम दिया, इनायत ख्वारज़मी, इन्होंने जो ट्वीट किया था 2:20 पे, रात गए इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 8 से 12 हमने सिर्फ कार्रवाई की है, और इस बीच में हमने को 55 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं, उनको शहीद किया है, 13 पोस्टें कब्ज़े में ली हैं। ये बिल्कुल बकवास थी इनकी। ज़ाहिर बात है कैजुअल्टी होती हैं, लेकिन इसका कोई सबूत ये नहीं दे सके। आगे चलते हैं, 2 चीज़ें मैं आपसे और करूँ। मुफ्ती पोपलज़ई के नाम से एक ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ा शानदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा, क्योंकि पोपलज़ई सब जाने जाते हैं कि वो 2 ईदें हमेशा एक वक़्त से पहले करते हैं। उन्होंने कहा, ईदें 2 ही, लेकिन वतन एक, उसके लिए मैं खड़ा हूँ और डट के खड़ा हूँ। कंधार में जो बड़ा धमाका हुआ, ये बड़ा अहम है, क्योंकि कंधार बेस कैंप है इनकी असल क़ुव्वत का, असल क़यादत का, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का। तो कंधार में जो कोर हेडक्वार्टर उड़ाया गया है, वो बड़ी अहम नोयत की बात है। जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो तब तक अगले दिन आपको कई ऐसी होशरुबा मालूमात मिलेंगी, जिसके बाद अच्छा, ये भी आप देखें कि रात गए ही कतरी जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी इसहाक़ से बात हुई, जो कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये सीज़ फायर नहीं किया। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान ने ग़ालिबन इन तमाम ममालिक को एक अरसे से ऑन बोर्ड कर रखा था। पिछले 1 हफ़्ते के दौरान, 1 हफ़्ते के दौरान केपी में सिर्फ 28 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए। 28। एक ऐसा वाक़या भी था कि एम्बुलेंस ज़ख्मियों को लेके जा रही थी, उसको एम्बुश किया गया, रोका गया, ज़ख्मियों को जलाया गया। तो ये कौन से बदबख्त हैं? कौन-सी ये शरीयत है? कौन-सा ये जिहाद है? एक अहम तरीन बात जो मैंने पहले भी अर्ज़ करने की कोशिश की अपने व्लॉग्स में, क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी और इसराइल को, अब जब वो पार्लिमान से, क्नेसेट से खिताब कर रहा था नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू भी, तो उनको पूरी दुनिया में आलम इस्लाम से ख़तरा लग रहा था। उनको पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लाम से ख़तरा था, उन्हें जिहाद से ख़तरा था, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो दोनों एक पेज पे थे। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया का एक मुल्क जो है, वहाँ पे पलने वाले दहशतगर्द से उन्हें ख़तरा नहीं है? वो मुल्क अफ़गानिस्तान है। क्या वजह है कि उनकी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के लिए हैं? क्या वजह है कि सरजई लारोफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि तालिबान आर थ्रेटनिंग रीजनल नेबर्स व्हाइल अलाउइंग जिहादिस्ट टू ऑपरेट, नो क्लोज टाइज विद काबुल एनीमोर। मज़ीद उनके साथ बाहमी ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात हम नहीं कर सकते। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो खबर और लिखें, दारुल अमान काबुल में जो मिलिट्री बेस हिट की है 2 जगहों पे, समी यूसुफ़ज़ई बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं अफ़गानिस्तान के, वो भी तस्दीक कर रहे हैं इन मामलात की। पुल चरखी काबुल, यहाँ पे 313 ब्रिगेड जो इनका है, वो मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 205 जो इनकी कोर है पख्तिया में, उसको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा जब तस्दीक कर रहे थे ये लोग, ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर, इन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमले किए हैं और मिसाइल जो मारे हैं उससे नंगरहार में मुहाजिरीन कैंप जो हैं, उन पे मिसाइल मारा है और 13 सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। यानी मुहाजिरीन कैंप जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ पाकिस्तान ने मारा, जबकि पाकिस्तानी फ़ोर्स को पता है कि अफ़गानिस्तान के पास सलाहियत नहीं है डिटेक्ट करने की या रोकने की, तो वो वहाँ क्यों ना मारें जहाँ की फुटेजेस अब रिलीज़ हो रही हैं, बताया जा रहा है कि ये इनके दहशतगर्दों के कैंप थे या इनकी अपनी मिलिट्री बेसिस थी। असल बात निदा मोहम्मद नदीम है। ये वो शख्स है जिसने 1-2 रोज़ पहले एक टीवी चैनल पे बैठ के इसने ये कहा था कि क्या हुआ अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सलाहियत है, उनके पास एटमी ताकत है, तो क्या हुआ? हमारे पास लाखों खुदकुश बमबार हैं। असल खदशा अब यहाँ से शुरू होगा। ऑल दे विल डू इज़
کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے خود کش پنیریاں پالی ہوئی ہیں اس سے دہشت گردی کو یہ ہوا دیں گے. دیٹس آل. لیکن اس سے پہلے پاکستان کو میک شور کرنا چاہیے کہ تمام تر ان کی جو ملٹری قوت ہے، بیس ہے، کیمپس ہیں، وہ تباہ کیے جائیں. کوارڈ کیپٹر ان کو کیا خالہ جی نے پیش کیے تھے؟ جہیز میں اماں جی ان کی لے کے آئی تھیں یہ نائٹ ویژن گوگلز، یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بھارت جس نے پچھلے دنوں جب بجٹ پیش کیا تو اس بجٹ میں ان کی وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا کہ وہ بنگلہ دیش، نیپال، ہمسایہ ممالک اور ان کے جو قریبی ممالک ہیں افریقہ سمیت ان کو وہ ایڈ دیتے ہیں، فائنینس کرتے ہیں، تو کیا وجہ تمام ممالک کی جو ایڈ تھی ان کے قریبی وہ کم کر دی، ایک ملک جس کی ایڈ ڈبل کر دی وہ افغانستان ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ مودی کے بھارت میں ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہو کسی میدان میں تو اسے آ کے ہندوتوا والے اس کی داڑھی پکڑ کے اسے دھکے دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لیکن افغانستان سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ وہ شریعت والے ہیں جنہوں نے حالیہ فتویٰ دیا کہ اب تعلیم خواتین حاصل نہیں کر سکتی لیکن وہ مساجد کے باہر برقعے پہن کے مانگ سکتی ہیں، اور یہ فتویٰ بھی دیا کہ شوہر مار سکتا ہے اپنے بچوں کو، بیوی کو، ہڈی نہ ٹوٹے، زخم ننگا نہ ہو، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو 15 دن کی سزا. کیا یہ میری شریعت ہے؟ کیا یہ میرا مذہب ہے؟ کیا یہ میرا اسلام ہے؟ نہیں صاحب، یہ واقعتاً فتنہ ہے. پاکستان اپنی غلطیوں سے اسے سیکھنا چاہیے. جب کبھی بھی ہمارے ان کے بارے میں پالیسیاں غلط، اب دس از دا ٹائم ٹو ڈیسائڈ کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ. اور مجھے اچھا لگا کہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے مل کر کھل کر یہ کہا کہ پاکستان پر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. اور ایک اہم بات ان کے ہمدردوں کے لیے، کیا وجہ ہے کہ اب قطر، سعودی اور دیگر ممالک نے مذمت نہیں کی پاکستان کی؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھوک لینے دینے؟ سب جانتے ہیں کہ ان کی کرتوت ہیں کیا. یہ پل رہے ہیں بھارتی پیسے پر، بھارتی جنگی ساز و سامان پر. بھارتی میڈیا میں جو واویلا تھا اس کی بھی کہانی مجھ سے سن لیں. آدتیہ راج کول ان کا ایک بہت بڑا این ڈی ٹی وی کا ایڈیٹر ہے. آدتیہ راج کول کو میں اکثر کہتا ہوں آدتیہ راج چول. اس نے ایک ایسی کمنٹری کی کہ بندہ پریشان، اس کا ٹویٹ ابھی پڑا ہوا ہے، میری ٹائم لائن پہ پڑا ہوا ہے. اس نے کہا جی کہ جو ننگرہار اور دوسرا صوبہ اس نے لکھا پکتیا، یہاں پہ افغانستان نے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، پاکستانی فوج کو بھگا دیا. یعنی اس جاہل کو میپ دیکھنے کی فرصت نہیں ملی یا عقل نے کام نہیں کیا کہ یہ دونوں صوبے تو افغانستان میں. ایک واخان کوریڈور ہے اوپر، بالکل اوپر کر کے، پاکستان اور افغانستان کے بھی اوپر چائنا کے ساتھ ایک باریک سی پٹی ہے 16 کلومیٹر کی. آگے پھر ترکمانستان وغیرہ اور دیگر ریاستوں کی، تاجکستان وغیرہ کھل جاتے ہیں. اطلاع یہ ہے کہ اس پٹی کو کاٹ دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو ایک نیا ہمسایہ مل سکتا ہے. فی الحال جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس میں 2 گیریجنز مکمل طور پر پاکستان نے تباہ کیے ہیں، ان کے کندھار میں، پکتیا اور کابل کے علاقوں میں. اہم خبر جو مجھے ملنی ہے وہ ندا محمد ندیم کی، اور ساتھ یہ جو ان کا ایجوکیشن ان کا جو خودکش بمباروں کو بھیجنے والا حامد خراسانی ہے، اس حوالے سے غضب للحق کہ جو حق پہ ہیں ان کا جب ریت اور غضب آئے تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے، وہ اس میں ڈیٹیلز ہیں. صورتحال یہاں رکے گی نہیں. یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ بھرپور جواب دیا جائے. اس بیچ میں جمعے کے دن پاکستان میں جو سیکیورٹی اور مساجد کی ماں بارگاہوں کی وہ سخت کر دی گئی ہے. صورتحال تشویشناک ہے کیونکہ ان کے پاس واحد ہتھیار پھٹنے کا ہے. اب پھٹنے کی اجازت کس مذہب میں ہے؟ کون سی میری شریعت اسلام ہے جو مجھے اجازت دیتا ہے؟ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ان کے حامیوں پہ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے. اس لیے افسوس ہے کہ جب جس مٹی کا نمک کھایا ہے اس کے خلاف آپ بکواس کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی ہمدردیاں کسی سیاسی اور غیر سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ہیں، تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے بالا تر ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس 28 خود دہشت گردی کے حملے کے پی میں ہوں اور ہم چپ کریں. ایمبولینس میں زخمی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے، ہم چپ کریں. ہم پھولوں کے ہار لے کے جائیں؟ نہیں سر. ظلم خلیل زاد کا ٹویٹ جس میں وہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دے رہا ہے، اٹ سپیکس والیوم ٹو می. اس کا مطلب ہے کہ کمر توڑی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بربادی کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں سبق سکھایا گیا ہے. جب تک ان کو سبق سکھایا نہ جائے، until unless they are not on the knees، تب تک مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ایک دفعہ کھل کے آپ پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، کھل کے ان کا چاہ پورا کریں، رانجھا پورا کریں، اور پھر مذاکرات کریں تو ایٹ دی پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں، اور یہ میک شور کریں کہ دوبارہ یہ بدبختی نہ کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.